मदन लाल पटले, माध्यमिक शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुरी कला से जिला स्तरीय TLM मेला सह प्रदर्शनी में मैंने ज्यामितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए एक TLM बनाया है, जिसमें सबसे पहला है मेरा त्रिभुज के 3 शीर्ष, 3 कोण, 3 भुजाएं और त्रिभुज की परिभाषा है। त्रिभुज की परिभाषा के अंतर्गत 3 भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। अब बंद आकृति कैसे कहेंगे? जहाँ से हम शुरू करेंगे चलना, वहीं पे आके ख़त्म करेंगे तो वो बंद आकृति हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार हम इसका परिमाप भी निकाल सकते हैं, तीनों भुजाओं का योग रस्सियों के माध्यम से परिमाप आसान तरीके से। अब इसको आप सीधे स्केल से नाप लें, माप लें, आपका परिमाप निकल जाएगा। क्षेत्रफल जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। मान लिया हमने ये आधार की लंबाई भी हम नाप सकते हैं। अब निकालते हैं ऊंचाई। हम जानते हैं कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब सबसे कम दूरी कहलाती है। अब हम ये सबसे कम दूरी निकालने के लिए यहाँ पे यदि ज़्यादा रख लेते हैं, देखिए 2 बिंदु पे टच करेगा जी, कम रखेंगे तो एक भी नहीं टच करेगा, लेकिन ऐसा बिंदु सब टचबर करे तो ना काटे, तो ये इसका क्या कहलाएगा? लंब। तो 1/2 आधार और ये लंब माने ऊंचाई। इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। अब क्षेत्रफल के बाद में आता है मध्यिका जी। किसी शीर्ष से सामने वाली भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो भुजा है वो कहलाती है मध्यिका। ये देखिए, ये आ गई एक भुजा जी। इसका कर लिए आधा माने निकाल लिए मध्य बिंदु। अब इस बिंदु को हमने मिला दिया शीर्ष से, तो ये इसकी हो गई मध्यिका। इसी प्रकार लंब, इसके पहले ऊंचाई निकालते समय मैं बता चुका हूँ इसको जी। लंब बिल्कुल वैसे ही हम निकाल सकते हैं जी। मध्यिका के 3 भुजाएं हैं तो 3 मध्यिकाएं होंगी और ये संगामी होंगी जी। और ये त्रिभुज का कहलाता है केंद्रा। इसी प्रकार 3 लंब होंगे और ये भी जो हैं शीर्ष लंब होंगे और ये भी जो है संगामी होंगे। इसका बिंदु कहलाएगा त्रिभुज का लंब केंद्र। अब त्रिभुज के लंबार्धकों का भी जो है संगमन बिंदु होगा वो कहलाएगा परिकेंद्र, और कोणार्धकों का जो संगामी बिंदु होगा वो कहलाएगा अंतःकेंद्र। इस प्रकार से त्रिभुज की बहुत सी अवधारणा इससे स्पष्ट की जा सकती है। अब दूसरा आता है व्रत। यहाँ एक व्रत दिया है परंतु इसका केंद्र नहीं दिया जी। हम इसका केंद्र भी निकाल सकते हैं। एक सबसे बड़ी जीवा लेंगे और एक दूसरी जो है सबसे बड़ी जीवा लेंगे, उसका कटन बिंदु कहलाएगा इसका केंद्र। और इसकी अब परिभाषा स्पष्ट होती है कि किसी बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को हम व्रत कहते हैं। अब आता है जीवा जी। परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है वो कहलाता है जीवा। और सबसे बड़ी जीवा कहलाती है उसका व्यास। और व्यास का आधा कर दें तो त्रिज्या। इस तरह से हमने जो बनाया था जीवा, उसमें 2 चाप बनते हैं, एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप। इस प्रकार से हम लघु चाप मतलब को मिला के जो छोटा था यहाँ से अगर चलेगा ये छोटा ही लघु, और ये हो जाएगा दीर्घ चाप। ये इस प्रकार से अर्धवृत्त भी एक चाप ही है। ठीक है, इससे इतनी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब मैं आता हूँ वर्ग पर जी। वर्ग की परिभाषा होती है 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, और इसमें एक शर्त है कि भुजाओं के जोड़े समानांतर होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए और प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए। तो ये बन गया वर्ग। अब ये वर्ग में अपन इसका परिमाप भी निकाल सकते हैं, इसमें भुजाएं निकाल सकते हैं। परिमाप बिल्कुल जैसे त्रिभुज का निकाला था वैसा ही, और सीधे नाप लेंगे तो क्या बन जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। निकल गया। अब त्रिभुज का वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा माने भुजा का वर्ग
एक भुजा नाप लिए, उसका वर्ग कर दिए तो इसका क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बाद में क्या हो गया? इसमें आ गया विकर्ण जी। वर्ग के विकर्ण कैसे होते हैं? दोनों बराबर होते हैं, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, और दोनों एक दूसरे को जो कटन बिंदु मिलेगा वहाँ पर इसको एक विकर्ण आप पकड़ लीजिए और एक मैं पकड़, तो ये दोनों विकर्ण का जो कटन बिंदु है दोनों विकर्णों को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। आप देख लीजिए, ये हो गया इसका आधा जी, ये टच। इस प्रकार से ये क्या हो गया? विकर्ण का जो कटन बिंदु है वो विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटता है। अब एक चीज और है, हम इसी को बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज, नहीं सम चतुर्भुज, समांतर आयत का। हाँ, ठीक, आयत से बनेगा, ठीक। ये हो गया। तो इसमें कुछ नहीं, अंतर यही है कि कोण 90 अंश का नहीं होता, नहीं तो वर्ग बराबर है। इसीलिए हमने कहा है, या पूछा भी जाता है कि क्या वर्ग एक सम चतुर्भुज है? बिल्कुल है, लेकिन एक सम चतुर्भुज वर्ग नहीं है, क्योंकि 90 अंश का कोण नहीं बनता। अब इनके विकर्ण की बात, ये जो है सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है बड़ा रुचिकर है, दुगना बनेगा। हर चीज़ों में हमने देखा कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आता है, लेकिन सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल में 1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण आता है। अब ये देखिए हमने, अब ये कहाँ से आया? ये आया है, देखिए हमने एक सम चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट दिया, ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये दोनों का आधार कॉमन है दोनों का जी। अब इसकी ऊंचाई लेते हैं, देखिए अपन, है ना जी। ये हो गया जी। और ये यहाँ से हो गया, ये इसकी ऊंचाई हो गई, देखना जी, ये, और ये दूसरी वाली की हो गई, दोनों की ऊंचाई, दोनों विकर्ण हो गए। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 बोधायन सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा सर, बिल्कुल निकल जाएगा जी। लेकिन अपने को इससे इनका प्रयोग करते हुए जो सरल बने जी, समझ में आ जाए, उसका प्रयोग करके अपने को निकालना, ठीक है। इस प्रकार से ये वर्ग और सम चतुर्भुज की बात हुई। अब अपन करते हैं आयत की बात। आयत में कुछ नहीं है, शीर्ष, भुजाएं, कोण जैसे सबने बताया था वैसा ही है। इसमें विकर्ण, इनके भी विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, और जो कटन बिंदु होता है वो इसको बराबर भागों में विभाजित करते हैं। विकर्ण बराबर है, और इसको यदि अपन आधा आधा करें तो ये कटन बिंदु जो मिला था वो दो बराबर भागों में बांटता है जी। और इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है। अब इसको हम बना सकते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है जी। समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकाल सकते हैं, भुजाएं दी हैं, कोण दिए हुए हैं जी। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, लेकिन इसके विकर्ण दोनों बराबर नहीं होते, और प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता। तो अब ये क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का परिमाप भी बिल्कुल निकाल सकते हैं, जैसे पहले मैंने बताया। अब हमको निकालना है क्या? इसका क्षेत्रफल। ये होता है आधार गुणित ऊंचाई। ये आधार हो गया, ये यहाँ गलत मोड़े हैं, इसको इस तरह मोड़ दें, ज़्यादा अच्छा है। ये हो गया, ये आधार हो गया जी। और ये लंबवत ऊंचाई हो गई, वैसे ही एक पॉइंट पे टच होना चाहिए। आधार मिल गया, ऊंचाई हो गई, तो इसका हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम बिना लागत के, कुछ नहीं है लागत, जीरो इन्वेस्टमेंट सर, और इनको बच्चों से करवा सकते हैं, तार दे के, धागा दे के जी, खुद करेंगे, और तो उनको बहुत अच्छा आनंद भी आएगा, और कई समय तक करके सर। निश्चित तौर से आपने बहुत ही सरल और बहुत ही सहज तरीके से, बहुत कम लागत में ये TLM बनाए हैं। उसके माध्यम से विद्यार्थियों को बड़े आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। और साथियों, मेरा सौभाग्य कि जो आदरणीय सर हैं, ये मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे अध्यापन कराया है। और आज इस TLM मेला में मेरे समक्ष सर ने अपने TLM का प्रदर्शन करके बताया, जिसका वीडियो आप तक मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ यह वीडियो सर का आपको काफ़ी उपयोगी लगेगा। आदरणीय सर, आपको कोटि सर धन्यवाद।